अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। हेलो एवरीवन, चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। और हमने बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से आपको स्टडी करवाया है। लॉकडाउन से पहले आपका जो ऑफलाइन क्लास था उसमें आपने बहुत सारे ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी के चैप्टर को पढ़ा था। उस लेसन को आपने बहुत सारे अच्छे तरीके से कंप्लीट भी करा था, लेकिन बीच में लॉकडाउन आने के कारण हम लोग का ऑफलाइन क्लासेज बंद हो गया है और फिर हम लोग ऑनलाइन पे आ चुके थे। तो ऑनलाइन में हम लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे थे, जिसमें हम आपको यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो प्रोवाइड किए थे, फिजिक्स का भी और मैथ्स का भी। और जो भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड किए उसमें आपने देखा क्या कि मुझे ऑप्टिक्स में जितने भी लेसन बच गए थे उसको हमने करवाया। उसके अलावा फिर ऑप्टिक्स ख़त्म होने के बाद यानी प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स को हिंदी में प्रकाशिकी जो बोलते हैं, तो वो ख़त्म होने के बाद हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी का ब्रांच स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 2 लेसन ऑलरेडी पढ़ा था। उसमें हमने जो भी चीज़ है वो सब पढ़ाया हुआ है, वो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जो बच्चा पढ़ा है तो उसे समझ में आता है कि 2 लेसन हमने कंप्लीट किया है। और मॉडर्न फिजिक्स का जो 3rd लेसन अब स्टार्ट होने वाला है वो आज हम आपको आज के वीडियो से करवाएंगे और आपका रेगुलर क्लासेस जो है वो आपका चलते रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन में पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख भी रहे हैं कि अगर आप नहीं पढ़ते हो तो मान के चलो कि सीबीएसई बच्चा का इस बार तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, कैंसिल कर दिया और वो किसी तरह से रिजल्ट दे देगा गवर्नमेंट, वो बात का बात है। लेकिन उन बच्चों को नॉलेज नहीं मिल पाएगा अगर ये चक्कर में हम लोग हैं कि हाँ मेरा भी एग्ज़ाम नहीं होगा और वो कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट तो ऐसे ही आ जाएगा, पास हो जाएगा। तो चलो आ भी जाएगा रिजल्ट, लेकिन इससे आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। नॉलेज के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो और ख़ास करके बिहार बोर्ड के बच्चा अगर देखें तो उनका तो वो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है और शायद आगे भी ना हो, और वैक्सीनेशन का भी काम चालू हो गया है, तो उम्मीद है कि अगले नेक्स्ट ईयर तक जो भी है वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आगे एग्ज़ाम कैंसिल होने का चांस नहीं बनता है, तो आपको मेहनत करना होगा। या कैंसिल हो या ना हो, पढ़ना तो आपको है ही। तो इसलिए हम आपके लिए डेली वीडियो लाए हैं यूट्यूब पे, जो कि आप अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सको, आप मेहनत करो और बेटर से बेटर अपना रिजल्ट दे सको। तो आज मुझे मॉडर्न फिजिक्स का लेसन 3 पढ़ना है। तो वो क्या है, वो चैप्टर और उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, वो सारा चीज़ हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से इन सब बातों को सुनिएगा। जितना देर तक आपका वीडियो है इसको ईयरफोन लगा के कंसंट्रेट होकर सुनिए। जो भी टॉपिक्स प्रॉब्लम होता है फिर हम आपको उस चीज़ का डिस्कशन करके बताएंगे, उसको एक्सप्लेन फिर अनदर तरीके से करेंगे कि वो आपको दिक्कत ना हो। बस आपका साथ चाहिए हमको, आप मेहनत करते रहिए। आप जितना मेहनत करोगे उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना हम बेटर से बेटर आपको परफॉर्मेंस दे पाएंगे, उतना अच्छा वीडियो बना पाएंगे, उतना बेटर हम आपको पढ़ा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। स्टार्ट किया जाए। आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ बोर्ड पे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का यानी आधुनिक भौतिकी का हम लोग लेसन 3 पढ़ रहे हैं। 2 लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी, यानी नाभिक। आप न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म है न्यूक्लियाई, जिसको हिंदी में नाभिको बोलेंगे, और रेडियो एक्टिविटी उसको रेडियो एक्टिविटी भी बोलेंगे। तो ये आपका चैप्टर है। अब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो सारे चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जब चैप्टर में इस लेसन का नाम ही है न्यूक्लियाई, नाभिक को, ठीक है, तो मुझे पहले इस नाभिक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करना होगा, क्योंकि इसके बारे में हमने डिस्कस पहले ही चैप्टर में कर लिया था। क्योंकि पीछे वाला जो आपका लेसन था उस लेसन में आपने देखा था बहुत सारे डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक आए थे, फिर एक रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक आए थे, नील्स बोर आए थे, और इन्होंने सब लोगों ने मिल के कुछ कुछ अपना तथ्य रखा था और उसमें फाइनली न्यूक्लियस का खोज हो चुका था। न्यूक्लियस यानी नाभिक है ना, न्यूक्लियस सिंगुलर नेम है और न्यूक्लियाई जो है वो न्यूक्लियस का प्लूरल नेम है। यू नो डैट सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, और उसको हिंदी में नाभिक बोलते हैं। तो और न्यूक्लियाई है प्लूरल बनाया हुआ, इसलिए इसको नाभिको हमने लिखा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना क्या कि नाभिक के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी था, और वो क्या था वो यहाँ पे समझते हैं कि हमने देखा था कि इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे यूनिवर्स जितना बड़ा अपना यूनिवर्स ब्रह्मांड है,
इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी आपके सब्सटेंस हैं, ठीक है, आप सब्सटेंस बोलो, आप मैटर बोलो, आप एलिमेंट बोलो, ठीक है, यानी आप कुछ भी बोलो, पदार्थ बोलो, है ना, या फिर तत्व बोलो। सब्सटेंस और मैटर दोनों को पदार्थ ही बोलते हैं और एलिमेंट को हिंदी में तत्व बोलते हैं। तो इस पूरे यूनिवर्स का ये आप पदार्थ या तत्व पे बात करो, सब्सटेंस, मैटर या एलिमेंट पे बात करो, तो आपको यही समझ में आया, जो वैज्ञानिकों लोगों ने खोज कर दिया उसके बेस पर हम लोगों को यही समझ में आया कि हर एक सब्सटेंस बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे कण से, और उस छोटे छोटे कण का नाम रखा गया एटम। छोटे छोटे कण का नाम रखा गया यानी वेरी टीनी पार्टिकल्स, जिसका नाम रखा गया एटम, और इसको हिंदी में बोला गया परमाणु। ठीक है, सबको इसके बारे में पता है, केमिस्ट्री में खास करके आप पढ़ते हैं और यहाँ भी आपको डिटेल्स रूप में हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो एटम यानी परमाणु, यानी इस पूरे यूनिवर्स में जो भी एलिमेंट है, मैटर, सब्सटेंस, पदार्थ, जो भी आप बोलो, वो अगर बना है, उसका मेकिंग हुआ है, चाहे वो नेचुरल तरीके से हुआ हो या नॉन नेचुरल तरीके से हुआ हो, तो उसके अंदर छोटे छोटे वेरी टीनी पार्टिकल्स हैं जिसको परमाणु बोला गया हिंदी में, और इंग्लिश में एटम के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये पिछले वाले लेसन का ही एटम नाम था, एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम था। तो एटम्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो तो आपको पता ही है, तो आप ये समझ गए। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे रदरफोर्ड और भी जितने भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से क्या बताया, उन्होंने बताया कि हाँ, एटम्स को अगर जूम करके देखा जाए, मतलब किसी एक एलिमेंट लिया गया, और खास करके उन लोगों ने हाइड्रोजन पे ही बात किया सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन को ही देखा। तो हाइड्रोजन के अंदर को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप या किसी भी तरीके से उन्होंने जूम करके देखा, तो उनको एक ऐसा कंस्ट्रक्शन दिखा, और उस कंस्ट्रक्शन के अंदर उन्होंने खोज किया, जो कि हम आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये पिछले चैप्टर में करा हुआ है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा नॉर्मली बता रहे हैं कि पीछे वाले में क्या था कि एक न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस नहीं, एक एटम हुआ, ये आपका एटम हो गया, और देखा गया कि इस एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। क्यों, कैसे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, ये कैसे पता किया गया, ये सारा पीछे वाले लेक्चर में किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, और इसी का नाम रखा गया था नाभिक। नाभिक, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में नाभिक बोलते हैं इसका। और बताया गया कि नाभिक जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, मतलब इस पे धन आवेशित होते हैं। और फिर और भी एक्सपेरिमेंट के बेस पे पता चला कि बाहर में कक्षा होते हैं, ऑर्बिट यानी कक्षा, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा अभी केमिस्ट्री में KLMN ऐसे आपके ऑर्बिट होते हैं, कक्षा होते हैं, जिसमें K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसमें L में, उसके ऊपर वाले में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ऐसे ऐसे 2, 8, 18, 32। उसके लिए एक फॉर्मूला भी जनरेट किया जाता है 2n², n नंबर ऑफ सेल, यानी जिस सेल का हम लोग बात कर रहे हैं या जिस कक्षा का, नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, जिस ऑर्बिट का हम लोग बात कर रहे हैं वो यहाँ, अगर पहले ऑर्बिट का बात कर रहे हैं तो n का वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए यानी 2, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं रह सकता है। अगर दूसरे ऑर्बिट का बात किया जाए यानी दूसरे कक्षा का, तो n का वैल्यू 2, तो 2 यहाँ रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, यानी उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 8 से ज़्यादा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि 8 से कम नहीं हो सकते, 8 से कम हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4, 3, 2 हो सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। फिर थर्ड सेल का बात करें तो n का वैल्यू 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 में 2 से मल्टीप्लाई 18, यानी मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हाँ, 18 से ज़्यादा नहीं, उससे कम हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे वो आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ बताया जाएगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा। तो हमने बताया कि ऐसा एटम होता है, एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेस होता है जिसको हम लोग नाभिक यानी न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके चारों तरफ सराउंडिंग में वो ऑर्बिट होते हैं, और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम घूम सकते हैं उसके लिए ये फॉर्मूला जनरेट किया गया था, और ये सब चीज़ पीछे वाले लेसन में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये आप समझ गए। तो अब यहां तक तो बात हो गया कि एटम है, एटम के अंदर एक सेंटर पे
पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस यानी नाभिक। और एटम्स के बारे में और सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोगों को स्पेशल डिस्कस करना है इसके बारे में, यानी ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, अब हमको इसके बारे में डिस्कस करना है। यानी ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अंदर भी पॉजिटिव चार्ज डाल सकते हैं, तो ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्यों पॉजिटिव चार्ज है, किसके कारण से पॉजिटिव चार्ज है, आखिर इसके अंदर क्या है ना। और फिर अगर ये न्यूक्लियस है तो क्या न्यूक्लियस भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। सोचो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमने इतना चीज पढ़ा पिछले वाले लेक्चर में, फिर हमने देखा कि इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज्ड स्पेस होता है, यानी धन आवेशित एक जगह होती है जिसको हम लोग नाभिक या न्यूक्लियस बोलते हैं। अब सोचना यह है कि इस नाभिक के अंदर क्या क्या होती है, कुछ तो अंदर होती होगी इसके अंदर, और उसी के कारण से शायद ये पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। तो इसके अंदर क्या क्या ऐसे चीज हैं जो इसको पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं। इस न्यूक्लियस का कुछ ना कुछ अपना मास है, तो वो किस कारण से मास है, कुछ तो इसके अंदर होगा। फिर क्या सारे एलिमेंट में न्यूक्लियस इसी तरह के होते हैं, और सारे एलिमेंट के जो न्यूक्लियस का मास है यानी द्रव्यमान, मास यानी द्रव्यमान, वो सबके सेम होते हैं क्या। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आएंगे जो कि हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं कि वो क्या क्या चीजें हो सकती है इसके अंदर और किसके कारण से इसका डिविजिबल होगा। अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, इसके अंदर देखेंगे क्या होता है। और वो होता है तो अगर मान के चलिए इसके अंदर राम है या इसके अंदर श्याम है, तो राम के क्या क्या गुण हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, राम क्या है, राम के बारे में हमको जानना होगा। तो ये सारे चीज़ का डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। और फिर जब हम लोग ये पार्ट पढ़ लेंगे तो फिर इसी लेसन का सेकेंड पार्ट आएगा रेडियो एक्टिविटी, जो कि और मज़ेदार टर्म होगा। ठीक है, तो क्या क्या है वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। फिलहाल आपको ये सब चीज़ कुछ भी नहीं उतारना, आपको ये लेसन लिखना है। ये मॉडर्न फिजिक्स भी लिखने का जरूरत नहीं है, लेसन 3 क्योंकि आपने पहले लिखा। लेसन 3 लिख के डायरेक्ट ये चैप्टर का आप नाम लिखिए, और उसके बाद क्या क्या लिखना है वो हम आपको तुरंत बताते हैं। फिलहाल ये सब आपको नोट नहीं करना है। चलो तो फिलहाल अब हम लोगों को ये बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियस यानी नाभिक। एक न्यूक्लियस का बात हो रहा है इसलिए न्यूक्लियस लिखें। न्यूक्लियाई मतलब बहुत सारे नाभिक हो जाएंगे। तो न्यूक्लियस के बारे में अगर छोटा सा एक डिफिनीशन समझा जाए नॉर्मली, जो कि अभी लिखना नहीं, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर नाभिक के बारे में अगर आपको समझा जाए तो एटम के अंदर एक छोटा सा स्पेस होता है, और उस स्पेस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। यानी नाभिक जो होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज होता है। शॉर्ट में हमने पॉजिटिव को ऐसे लिखा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, यानी कि धन आवेशित होता है, प्लस चार्ज होता है इसके अंदर। कैसे होता है प्लस चार्ज, तो जब इसके एक्सपेरिमेंट करके इसके एक्सपेरिमेंट को देखा गया, जो कि आपको पिछले वाले लेक्चर में हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बताया था, तो उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग एक चीज़ पता चल गया था, और वो शायद आपने वीडियो देखा होगा तो याद होगा कि एक मान लो एटम है, इस एटम के सेंटर पे हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स दिया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स दिया था। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था उस शेप में। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स काफ़ी दूर से था, यानी सेंटर के दूर से, मतलब काफ़ी फार से, डिस्टेंस से गया था, वो सीधा चला गया। और जैसे जैसे अल्फ़ा पार्टिकल्स इस सेंटर के नज़दीक आया वो डिफ्लेक्ट करते गया, और जो सबसे नज़दीक आया वो मैक्सिमम डिफ्लेक्ट किया। यानी कि डिफ्लेक्ट का मतलब विचलित हो गया अपने जगह से, मतलब सीधे न जाके वो टर्न होने लगा। तो इसके बेस पे पता चला कि अल्फ़ा जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा जब पॉजिटिवली चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव को कौन रिपेल कर सकता है, यानी कि पॉजिटिव आखिर यहाँ से ही क्यों भाग रहा है, इधर से क्यों नहीं भाग रहा है। तो इस बेस पे पता चला था कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव को ये पॉजिटिव रिपेल कर दे रहा है, यानी विकर्षित कर दे रहा है, जिसको हम लोग प्रतिकर्षित भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके आधार पे पता चला था कि यहाँ पे जो है सेंटर में वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो वो पॉजिटिवली चार्ज किस कारण से था, तो वो किस कारण से था, तो वो आप कारण समझो, उस कारण का नाम रखा गया था प्रोटॉन। यानी जब इसका काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स रूप देखा गया तो ये पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं,
ठीक है, और वो छोटे यानी कि एटम तो खुद छोटा पार्टिकल्स था और उस एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है। एटम खुद छोटा है, बहुत छोटा, जो नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप द्वारा देखना पड़ेगा, वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने देखा था 2 तरह का माइक्रोस्कोप पढ़े थे, सिंपल और कंपाउंड, है ना, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो आपको संयुक्त यूज करना पड़ेगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आप ये जो है, एक तो ये सबसे छोटा, उसके अंदर ये इतना छोटा, क्यों, इसी को नहीं देख सकते नॉर्मल आंखों से, तो ये तो एकदम नहीं दिखेगा, और इसके अंदर पार्टिकल्स तो वो और ज्यादा छोटा, तो वो काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर पाए गए, ठीक है, और उसका नाम रखा गया प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या है, कैसे डिस्कवर हुआ, हम इसका भी डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल आप सोचो, इस न्यूक्लियस धन आवेशित है और इसके अंदर यानी इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया गया और वो क्यों पॉजिटिव चार्ज है, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो अभी हम ये आपको बता रहे हैं कि नाभिक के अंदर 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए गए, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अब इसको अब हिंदी में बोला जाए तो आपको पता ही है कि अब प्रोटॉन ही तो नाम है ना इसका, प्रोटॉन तो नाम ही है, और न्यूट्रॉन का भी नाम तो न्यूट्रॉन ही रहेगा, क्योंकि नाम तो अब किसी का नाम प्रकाश कुमार है तो इसको इंग्लिश में लाइट कुमार थोड़े लिखेंगे, ऑलरेडी प्रकाश कुमार ही लिखेंगे, तो ये नेम है तो प्रोटॉन ही रह गया, न्यूट्रॉन ही रह गया, हिंदी हो या इंग्लिश। अच्छा, जब इसको कैसे समझा गया वो समझो। अभी आपको लिखना कम है और आपको कहानी ज़्यादा सुनना है, लिखने का काम 1-2 लेक्चर के बाद आएगा, बहुत आपको लिखना पड़ेगा। अभी फिलहाल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में समझो। तो देखा गया क्या इसके अंदर कि एक पॉजिटिव पार्टिकल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पॉजिटिव पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और इस पॉजिटिव पार्टिकल्स के कारण न्यूक्लियस खुद जो है ये भी पॉजिटिव है, यानी धन आवेशित है। लेकिन क्वेश्चंस ये उठता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन के कारण तो ये पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये न्यूट्रॉन भाई साहब का, जो कि आप पहले पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी अनावेशित, ना तो इस पे प्लस चार्ज है ना माइनस, ना धन आवेश है ना ऋण आवेश है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, इस पे कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो फिर इसका डिस्कवर कैसे हो गया, हाँ, इस बेस पे तो हम प्रोटॉन का डिस्कवर कर लिए कि ये जो है पॉजिटिव है, तो क्यों पॉजिटिव है, तो इसके अंदर एक पार्टिकल्स है जो पॉजिटिव रूप में पाया जाता है, उसका नाम प्रोटॉन रख दिया गया, ठीक है ना। कैसे रखा गया वो आगे हम आपको बताएंगे, किसने रखा ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी मान लो थोड़ा देर के लिए कि हाँ, हम खोज रहे थे कि आखिर ये नाभिक जो है, ये न्यूक्लियस, ये धन आवेशित कैसे है, क्यों है। तो इस चीज का डिस्कवर हमने देखा अंदर में कि कोई एक पार्टिकल्स प्रेजेंट है और उसी पार्टिकल्स के कारण ये पॉजिटिव है, हमने देखा। अभी हम लोग उसके डिटेल्स रूप को नहीं समझ रहे, हम सिर्फ ये समझे कि हाँ, उसके अंदर हम ये सोच रहे थे कि कहाँ से वो प्लस है, तो हमने देखा पार्टिकल्स है और वो प्लस है, ठीक है, तो प्लस है। तो इसके अंदर प्रोटॉन के कारण अगर ये प्लस है तो ये क्या कर रहा है, इसके कारण से तो ये प्लस नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये कहां से आ गया, तो इसका खोज अलग तरीके से हुआ। और वो क्या तरीका था वो समझो। वो तरीका ये था कि जब इस न्यूक्लियस के अंदर यानी इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन का मास पता किया गया, प्रोटॉन का मास, ध्यान से समझो। अभी हम लोग धन आवेश और ऋण आवेश पे बात नहीं कर रहे, चार्ज पे बात नहीं कर रहे, अब हम लोग द्रव्यमान यानी मास पे बात कर रहे हैं। इसका मास पता किया गया। सपोज मान लो एक प्रोटॉन 1 kg का हो नहीं सकता, इतना भारी थोड़े हो सकता है प्रोटॉन तो इतना छोटा दिखता नहीं है। मान लो कुछ देर के लिए कि प्रोटॉन 1 kg का है, ठीक है। तो इस नाभिक के अंदर अगर 5 गो प्रोटॉन है तो इस नाभिक का मास जो है, ठीक है, वो 5 kg का हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर 1 kg का और इसके अंदर 5 गो है तो 5 kg का। लेकिन जब इस न्यूक्लियस को मेजरमेंट किया गया इसके मास को, तो ये 5 kg से ज्यादा पाया गया, ठीक है। तो फिर उन्होंने सोचा कि जब इस न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन है और जितने प्रोटॉन हैं उन सारे प्रोटॉन को अलग अलग करके मेजरमेंट करके अगर जोड़ा जाता है तो मास जितना आया, जैसे कि 5 प्रोटॉन है तो हर एक प्रोटॉन का मास बराबर है, सबको हमने जोड़ा 5 को। अगर 10 गो प्रोटॉन है सबको मैंने जोड़ा 10 kg का। लेकिन इस न्यूक्लियस को अगर एक साथ ऐसे करके और उसको मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो 10 kg, अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 kg का ही आना चाहिए, या 5 प्रोटॉन है तो 5 kg का आना चाहिए। लेकिन नहीं, वो 5 kg का या 10 kg का नहीं, उससे ज्यादा आ रहा था।
तब उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मिस कर रहे हैं हम लोग, और वो क्या हो सकता है। तो फिर उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक और ऐसा चीज है जो छुपा हुआ है और इसके बारे में हम लोगों को नहीं पता है। तब उन्होंने फिर आगे जाके न्यूट्रॉन का खोज किया। किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, वो भी आगे हम आपको डिस्कवर बताएंगे सारा चीज। अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाभिक में अस्तित्व क्या था। इस प्रोटॉन का खोज हुआ उस बेस पर कि ये नाभिक जो है, वो नाभिक यानी न्यूक्लियस, वो पॉजिटिव क्यों है। इस चीज को पता करते करते इस भाई साहब का खोज हो गया, और फिर इसका मास पता करते करते, मास यानी द्रव्यमान पता करते करते इनका खोज हो गया। ठीक है, समझ रहे हो बात। चार्ज यानी आवेश पता करने के क्रम में, मतलब न्यूक्लियस पे आवेश प्लस है तो कहां से है, कितना है, इस चीज को पता करने के लिए जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये बाहर निकले, इनका डिस्कवर हो गया, इनका खोज हो गया। और जब इसके द्रव्यमान यानी मास का बात आया, उसका जब हम लोग एक्सप्लेनेशन करने लगे, तब न्यूट्रॉन का खोज हुआ। मतलब इसका डिस्कवर तब हुआ जब हम लोग न्यूक्लियस के चार्ज यानी आवेश पर बात कर रहे थे, और इसका खोज तब हुआ जब हम इसके मास यानी कि द्रव्यमान पर बात कर रहे थे। यानी किसके, सब इसके, न्यूक्लियस के चार्ज पर बात तो इनका खोज हो गया, इसके मास पर बात तो इनका खोज हो गया। ठीक है, आप समझ गए। मतलब कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस के अंदर यही दो फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए गए। और हाँ, आप इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल या एलिमेंटल पार्टिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम और आगे एक्सप्लेनेशंस करेंगे इसके बारे में, क्यों फंडामेंटल है या एलिमेंटल है, फंडामेंटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, एलिमेंटल को क्या बोलते हैं हिंदी में, ये सब चीज़ आएगा। फिलहाल आप यहाँ समझ गए कि नाभिक के अंदर कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं, 2 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, चार्ज के क्रम में इनका डिस्कवर हो गया और मास के क्रम में इनका डिस्कवर हो गया। बट ये मत सोचिएगा कि सिर्फ यही मास, न्यूक्लियस के मास का कारण सिर्फ ये है, ये दोनों मिल के मास बनाएंगे, क्योंकि ये पार्टिकल से ये भी पार्टिकल से प्रेजेंट तो दोनों है, ये दोनों इसके अंदर बैठा हुआ है। तो मास जो टोटल इसका मास आएगा, नहीं जो टोटल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान आएगा, ये दोनों को मिला के आएगा। कैसे, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ खोज का बात कर रहे हैं कि आखिर इसका नाम क्यों आया, ये जब आ गया था तो फिर ये क्यों आया। तो हमने इसके खोज के क्रम में ये, इसके खोज के क्रम में ये, लेकिन ये कभी गलती से भी नहीं कि द्रव्यमान यानी मास किसी न्यूक्लियस का यानी किसी नाभिक का इसके कारण से नहीं, ये दोनों के कारण से, क्योंकि दोनों प्रेजेंट है। हाँ, ये आप जरूर बोल सकते हैं कि जो चार्ज है, आवेश, इस नाभिक पे जो आवेश है, चार्ज, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के कारण से है, लेकिन द्रव्यमान सिर्फ न्यूट्रॉन के कारण से नहीं है, यानी मास सिर्फ इसके कारण से नहीं, ये दोनों के कारण से है। हाँ, चार्ज सिर्फ इसके कारण से। ठीक है, समझ गए इतना बात। चलो अब आगे पढ़ते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नॉर्मली आप रफ बनाना चाहो तो आप बना लो, क्योंकि ये आपको काम देगा आगे। तो चलो अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम लोगों को स्पेशली पढ़ना है प्रोटॉन के बारे में। यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन वो लास्ट में जब हम आपको समझा ले, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप बाद में उतार लेना। तो अभी मुझे पढ़ना है प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, चलो प्रोटॉन। आप प्रोटॉन को, ठीक है, फंडामेंटल, ठीक है, आप सीधा सीधा हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाते जाते हैं, क्योंकि ये थ्योरी है नहीं। ये आपके एग्जाम में 1-2 प्रॉपर्टीज आएगा या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो हम इसको इस टाइप का ही लिख सकते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल या फिर एलिमेंटल पार्टिकल बोल सकते हैं। हिंदी में फंडामेंटल को हिंदी में मूल बोला जाता है, और एलिमेंटल को तात्विक बोल सकते हैं, यानी तात्विक कण। यानी सबसे पहला बात कि प्रोटॉन किसी नाभिक का या किसी तत्व का भी बोल सकते हैं, किसी एलिमेंट का भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप लेकिन खास आप न्यूक्लियस का बोल दे, ठीक है ना, या एटम का बोल दे आप सीधा सीधा, ठीक है, एटम्स, क्योंकि एटम से ही कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कि एटम के लिए ये फंडामेंटल पार्टिकल है। यानी फंडामेंटल पार्टिकल मतलब इसी से ये मिलके बना है ना, इसलिए। ठीक है,
या फिर आप सब्सटेंस का भी बोल सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, क्योंकि सारा सब्सटेंस एटम से बना है और एटम इनसे बना है, ठीक है। तो अभी आप ये समझना कि ये जो प्रोटॉन है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल यानी एलिमेंटल पार्टिकल है, यानी ये मूल कण है, जिसको हम लोग तात्विक कण भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात, आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि कोई भी एटम बिना प्रोटॉन का नहीं हो सकता है, बिना न्यूट्रॉन का हो सकता है लेकिन बिना प्रोटॉन का नहीं हो सकता है। क्या, कैसे, अभी बहुत सारे टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है तो वो आगे देखेंगे, ठीक है। पहला बात आप समझ गए। दूसरा बात, प्रोटॉन का अगर सिंबल लिया जाए, सिंबल आप समझ रहे हो, सिंबल संकेत, अब सब हर एक चीज़ को इंडिकेट करने के लिए आप देखे हो कुछ ना कुछ लिया जाता है। अब मान लो जैसे क्षेत्रफल है, एरिया, तो स्मॉल ए से इंडिकेट कर देते हैं, क्योंकि मैथ्स और डेरिवेशन वगैरह में मुझे अब बार बार ARE लिखना पड़े तो थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसीलिए हर एक चीज़ का एक सिंबल बनाया गया, शॉर्ट फॉर्म इंडिकेट करने का एक छोटा तरीका बनाया गया। जैसे हर बार अब मीटर लिखना है तो METR ना लिख के स्मॉल m से काम चला लेते हैं, एम्पियर ना लिख के A से, है ना। ओम का भी सिंबल बनाया गया, केल्विन का सिंबल बनाया गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हर एक चीज़ का एक सिंबल बनाया गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, आप देखे हो ये चीज़ 11th क्लास में ही पढ़ना था। तो सिंबल यानी संकेत हर एक चीज़ का दिया गया है। तो यहाँ भी प्रोटॉन का जो संकेत है वो क्या क्या है, तो कहीं कहीं आप देखोगे स्मॉल p से प्रोटॉन को इंडिकेट किया जाता है, कहीं कहीं स्मॉल p पे प्लस लगा के इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, और कहीं कहीं हाइड्रोजन ऐसे भी लगा के इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ हम ऐसे इसको राउंड करके रखते हैं, कारण क्योंकि हम इसको डिटेल्स रूप में समझाएंगे कि यहाँ 1 क्यों है और यहाँ भी 1 क्यों है, ठीक है। और ये प्लस तो अपना अलग चीज़ है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा ही था। ये तो नॉर्मल आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोटॉन को इंग्लिश में मतलब इसका स्पेलिंग P से स्टार्ट होता है, तो P से या P+ भी लिख सकते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हाँ इस पे प्लस चार्ज है। लेकिन ये हाइड्रोजन, इससे तो हाइड्रोजन होता है, यहाँ N1 और 1 क्यों लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी राउंड करके रख रहे हैं कि आपको याद रहे और हम आगे इस चीज़ को समझा सकें, ठीक है। तो अभी आप समझ ले, सिंबल यानी संकेत इतने तरीके से हम इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे बात लिखा है, ठीक है, नॉर्मली एक शॉर्ट फॉर्म में। आप यहाँ पे कंपोजिशन देखो, ठीक है, कंपोजिशन, यानी ये किन किन चीज़ों से मिल के बना है। हालांकि ये आपके सिलेबस में ये मर्ज नहीं है, क्योंकि ये अभी अपग्रेडेड चीज़ है, मतलब कुछ साल पहले ही इस चीज़ का खोज हुआ है, इस चीज़ का डिस्कवर हुआ है। जैसे अब कैसे बहुत पहले डाल्टन ने बताया कि किसी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है, लेकिन बाद में ये भी पता चला कि नहीं, एटम के अंदर भी कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं और जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रखा गया। और अब जाके ये भी पता चला है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी ब्रेक किया जा सकता है, वो भी किसी पार्टिकल से मिलके बने हैं, और वो पार्टिकल का नाम रखा गया है क्वार्क। हिंदी में भी क्वार्क और इंग्लिश में भी क्वार्क। लेकिन ये अभी आपके सिलेबस में मर्ज नहीं है, तो इसका हम लोग डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत हम आपको बताएंगे। तो क्वार्क नाम का पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी इससे बना है। जैसे परमाणु यानी एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, और एटम से अणु बना है, मॉलिक्यूल्स, और सारे मॉलिक्यूल्स यानी अणु से बना है पदार्थ, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी क्वार्क से बने हैं, और ये क्वार्क 2 भाग में होते हैं, 2 पार्ट होता है इसका। एक अप क्वार्क होता है, ठीक है, इंग्लिश ही आपको याद रखना होगा, डाउन क्वार्क। अप मतलब समझ ही रहे हो, है ना, उच्च क्वार्क, नीच क्वार्क, है ना। इसी हिंदी बड़ा अजीब, हम इसको इंग्लिश में ही पता है, हिंदी वाले बुक में कहीं मेंशन ही नहीं होता है, और हिंदी में फिजिक्स का बुक भी बेटर नहीं आता है, 1-2 बुक आता है, आप देखे हो भारती भवन या जो भी, तो आप इसको इंग्लिश में याद रखो, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, ठीक है। अप क्वार्क को यू से इंडिकेट करेंगे और डाउन क्वार्क को डी से इंडिकेट करते हैं। पहले ही हम आपको बताया हर एक चीज़ का सिंबल बनाया गया, अप क्वार्क यू, डाउन क्वार्क डी, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोजिशन में हमने एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है कि प्रोटॉन भी क्वार्क से बना है। तो किस तरह के क्वार्क से बना है, अप से या डाउन से, तो अप और डाउन दोनों से बना है। कैसे, वो देखो, हमने 2u लिखा और 1d लिखा। तो 2u का मतलब अभी हम आपको बताएं, u से अप क्वार्क,
यानी 2 गो अप क्वार्क, ठीक है, और d मतलब डाउन क्वार्क, और 1d मतलब ए गो डाउन क्वार्क, यानी 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है प्रोटॉन, ठीक है। हाँ, अब क्वार्क क्या होता है, क्वार्क पे चार्ज कितने होते हैं ये हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, ये आपका सिलेबस में मर्ज नहीं है, फिर इसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशंस के लिए स्पेशली 2-3 दिन का क्लास करना होगा, ठीक है। तो फिर जब आप आगे जाओगे इंजीनियरिंग वगैरह लेवल पे, वहाँ पे अगर आपके सिलेबस में होगा तो पढ़ाया जाएगा, फिलहाल नहीं है सिलेबस में तो नहीं पढ़ाया जाएगा, या फिर आप न्यूज़ के जरिए पढ़ोगे, जैसे भी आप पढ़ो। फिलहाल हम आपको थोड़ा सा बात बता दिए जो कि आपके सिलेबस में मर्ज भी नहीं है कंपोजिशन के बारे में, लेकिन आप जान लो कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी इससे बना होता है, ये 2 पार्ट होता है, अप क्वार्क डाउन क्वार्क, अप क्वार्क यानी यू, डाउन क्वार्क यानी डी, इसको इंडिकेट सिंबल किया जाए है। और प्रोटॉन 2 गो अप क्वार्क से मिलकर बना है और एक डाउन क्वार्क से मिला, यानी कि 3 गो क्वार्क से मिलकर बना है प्रोटॉन, जिसमें 2 गो अप क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क है। ये कंपोजिशन हमने वो साइड में लिखा था। अब चलिए आगे देखा जाए तो चौथा जो पॉइंट है वो डिस्कवर, यानी खोज इसका कैसे हुआ और किसने किया। तो कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, और किसने किया तो सबसे पहले 1886 यानी 1886 में, ठीक है, 18वीं शताब्दी का बात है, यानी कि 18वीं शताब्दी में 1886 में, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था यूगेन गोल्डस्टीन। आपने नाम सुना होगा कि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किए हैं, ठीक है। तो पूरा नाम जो था वो यूगेन गोल्डस्टीन था, जो कि 1886 ईस्वी में उन्होंने ये पता कर लिया था कि नाभिक के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर, आप समझ रहे हो ये नाभिक और न्यूक्लियस का ही बात कर रहे हो, तो नाभिक यानी न्यूक्लियस के अंदर प्लस प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, यानी धन आवेशित कण होते हैं। उन्होंने क्या बताया कि परमाणु उसके अंदर नाभिक, इस नाभिक के अंदर प्लस यानी कि धनावेशित एक कण होते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का उन्होंने सिंबल दिया था H+। उस समय नाम नहीं रखा गया था प्रोटॉन, उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि नाभिक के अंदर एक पॉजिटिव यानी कि धन आवेशित कण यानी पॉजिटिवली एक पार्टिकल होते हैं, और उस पॉजिटिवली पार्टिकल का उन्होंने सिंबल इंडिकेट करके दिया था H+। कब तो 1886 में, ठीक है। लेकिन इसी चीज को फिर रदरफोर्ड अपने बहुत सारे प्रयोगों द्वारा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा 1920 यानी 1920 19वीं शताब्दी में यानी 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनका पूरा नाम था, जिनको बहुत सारे प्राइज यानी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इनको, बहुत सारे इनके बारे में अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इनको। तो 1920 में इसी H+ पार्टिकल का नेमिंग किए, यानी नाम रखे, जिसका नाम रखा गया प्रोटॉन। यानी हाँ, भले इन्होंने नाम रखा प्लस उसका नाम प्रोटॉन रख दिया, लेकिन इस चीज का शुरुआत जो है वो गोल्डस्टीन ही कर दिए थे। हाँ, इससे पहले का अगर थ्योरी देखा जाए तो हमने यहाँ लिखा है ये 1886 का है, ये 1815 मतलब 1886 से भी पहले विलियम प्रोट जो थे, इन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसमें उन्होंने एक ऐसा बात थोड़ा बहुत लिखा था कि हाँ उसके अंदर कुछ होते हैं, धन आवेशित चीज है, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर धन आवेशित होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं इस चीज का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसका एक्सप्लेनेशन किए थे यूगेन गोल्डस्टीन, जिसका नाम उन्होंने H+ रखा था, हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन पे एक्सपेरिमेंट किया था। और फिर उसके बाद 1920 में इसका जाके नाम रखा गया, जिसका नाम रखा गया प्रोटॉन। और फिर आपने अभी देखा कुछ देर पहले पढ़ा कि प्रोटॉन भी क्वार्क से बना है, जिसमें 2 अप क्वार्क है, एक डाउन क्वार्क है। क्लियर है ये बात, ठीक है। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर, अगर देखा जाए प्रोटॉन का मास, ठीक है, तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो ध्यान देना, हम सिंबल ऐसे करेंगे MP यानी मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.6 अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स लिख रहे हैं वैल्यू, बहुत बड़ा वैल्यू होता है लेकिन अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं 1.673, हालांकि 1.672 समथिंग होता है, लेकिन इसको बाद हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू रख रहे हैं। 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये प्रोटॉन का मास होता है, ठीक है। इसको बहुत जगह पे शॉर्ट में 1 AMU
और AMU को शॉर्ट में U भी बोला जाता है, ठीक है। इसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मतलब परमाणु, मास द्रव्यमान, और यूनिट मात्रक, यानी एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसका पूरा नाम होता है। इसी चैप्टर में हम लोग एटॉमिक मास यूनिट यानी एक टॉपिक ही पढ़ेंगे, एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बारे में, कि ये क्या होता है और ये कितना के बराबर होता है। हम लोग प्रोटॉन के बारे में पढ़े तो थोड़ा सा यहाँ पे बात बता दिया गया कि मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास इतना होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, जिसको 1 AMU 1 U भी बोला जाता है। क्लियर है, ये बात आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा हम हटा लें। तो देखिए 5 हो गया, छठा इसका प्रॉपर्टीज देखा जाए, छठा गुण तो है, तो ये धन आवेशित, आपको पता है कि इस पर जो चार्ज होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इस पर कितने चार्ज होते हैं वो हम आपको दिखा दें, यानी कि प्रोटॉन, ठीक है, का आवेश, यानी प्रोटॉन पर लिखते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पर चार्ज कितने होते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर जितने चार्ज होते हैं उतना ही प्रोटॉन पर चार्ज होता है, बस प्लस में खाली होता है, ठीक है। हम इसको प्लस ई भी सिंबल दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे 1.602 आप ऐसे पूरा देखो तो ये होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज का ऐसा ही मात्रक है, यानी आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम है, ठीक है। लेकिन ये माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन पे और यहाँ पे प्लस में होता है, इसीलिए प्लस ई लिखा हुआ है, ई से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, स्मॉल ई लिखा हुआ है फिजिक्स में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, और प्लस ई लिखा हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन पे ही चार्ज, लेकिन पॉजिटिव रूप में, ठीक है। इतना हम इसको लगभग अप्रॉक्स में, ये अप्रॉक्सीमेशन का वैल्यू है, सिंबल है अप्रॉक्सीमेशन का, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यही आप वैल्यू याद भी रखते हो कि इतना आवेश होता है, ठीक है। लेकिन ये प्लस में, याद रखिएगा, ये प्लस में, सिंबल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के यहाँ प्लस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटॉन पर आपका आवेश होता है, ठीक, और जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, बस खाली अंतर क्या है कि वो ऋणात्मक होता है यानी कि निगेटिव, और ये धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव, ठीक है, ये समझ गए। अच्छा, छठा 6 नंबर पॉइंट, और वो क्या है कि किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, आपको पता है परमाणु संख्या आपने पढ़ा होगा, किसी भी तत्व का जो एटॉमिक नंबर होता है परमाणु संख्या, जो कि Z से इंडिकेट किया जाता है, जैसे आपने बहुत सारा पढ़ा, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन हीलियम 2, है ना, लिथियम 3, है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, ऐसे सोडियम 11, ऑक्सीजन आपका 8, कार्बन 6, क्लोरीन 17, ऐसे आपने बहुत सारा पढ़ा एटॉमिक नंबर। तो वो एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप ये बात समझ लीजिए कि एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या जो होता है, जिसको हिंदी में परमाणु संख्या, इंग्लिश में एटॉमिक नंबर, और सिंबल Z होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन्स करेंगे, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हटा दे, आपको दिखे, क्योंकि ये तो साइड में लिखा ही हुआ है, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक, यानी कि कोई भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन की संख्या ही होती है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, इसका मतलब उसके एक नाभिक में एक ही प्रोटॉन है। अच्छा, अगर हम क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब है कि उसमें तो एक इतना बड़ा क्लोरीन ले तो उसमें तो बहुत सारे एटम्स हो जाएंगे, अरबों खरबों में। कोई एक एटम का बात करो, इस क्लोरीन में किसी एक एटम का बात करो, और उस एक एटम के अंदर न्यूक्लियस में चेक करो कि कै गो प्रोटॉन है, तो 17 गो प्रोटॉन पाया जाएगा, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर 17 दिया जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम लिए, छोटा सा टेस्ट लिए, बहुत सारे बच्चे 100-200 हम उसमें टेस्ट लिए, और जैसे जैसे आपका टेस्ट में फिजिक्स में मार्क्स आया, किसी का 100 में 100 आ गया, किसी का 99 आ गया, किसी का 98 आ गया, और जिसका 100 आया उसको हमने रोल नंबर 1 दे दिया, फिर किसी को रोल नंबर 2, यानी जैसे जैसे पोजीशन आया, फर्स्ट पोजीशन वाले बच्चा का रोल नंबर 1, सेकंड वाले का रोल नंबर 2, ऐसे ही
जितना किसी तत्व के परमाणु में, किसी तत्व के एक परमाणु में, ठीक है, किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में, समझ रहे हो बात, किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा यानी किसी एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट है, उसका एक एटम और उसके अंदर न्यूक्लियस, बस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाला दोनों सीधा सीधा समझ जाओ, एक तत्व, एक एलिमेंट लिए और उसका एगो एटम निकाले, एगो परमाणु, और उसके अंदर न्यूक्लियस है, ये पहले आप पढ़ लिए। अब इसके अंदर चेक करना है इस न्यूक्लियस के अंदर कि कै गो प्रोटॉन है, जितना प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, यानी कि परमाणु संख्या। अगर इसके अंदर 6 प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर 6 है, और एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब वो कार्बन है। तो कार्बन को जब चेक किया गया तो उसके अंदर 6 गो एटॉमिक नंबर पाया, 6 गो प्रोटॉन पाया गया। तो आप ये याद रखना, हाँ, ये ना कि सारे एटम का बात मत करना, कोई एक ही एटम का बात करना। जैसे कि अगर हम यूरेनियम का बात कर रहे हैं तो यूरेनियम का कोई एक वो एटम निकालेंगे और उसके न्यूक्लियस में चेक करेंगे और चेक करके देखेंगे कि इसके अंदर कितना प्रोटॉन है, जय गो प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो एक और सबसे बड़ी बात है कि परमाणु संख्या, यानी केमिस्ट्री में आपने एक पीरियोडिक टेबल पढ़ा, आवर्त सारणी, और वो आवर्त सारणी का जो अरेंजमेंट है वो इसी बेस पे हुआ है, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या के बेस पे। और ये परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर निर्भर करता है किस पे, प्रोटॉन पे। तो आप खुद सोचो कि अगर प्रोटॉन नहीं होता एटॉमिक नंबर नहीं बनता, और अगर ये नहीं बनता तो पीरियोडिक टेबल नहीं बनता, आवर्त सारणी नहीं, और केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक को पढ़ने में हम लोगों को दिक्कत होता है। तो इसीलिए एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ये बहुत कुछ है, इसके बिना सब्सटेंस है ही नहीं, प्रोटॉन से ही सब्सटेंस है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे इसके एडवांटेज हम आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ तक समझ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह से पॉइंट बना के प्रोटॉन के बारे में लिख लीजिए। अब चलिए अब इसका लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है, कैमा पॉइंट है, वो हमको याद नहीं है, जो भी है समझ लो अगला पॉइंट है। तो अगला पॉइंट क्या है, टॉपिक का नाम है, मतलब इसी का पॉइंट है, अब कैमा पॉइंट है, देख लेना तुम लोग, कृत्रिम तंत्वांतरण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, सॉरी, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। अब ये क्या है, सब बहुत बड़ा एडवांटेज है प्रोटॉन का। जैसे हमने बोला प्रोटॉन के बिना पीरियोडिक टेबल नहीं बनता, और आप खुद समझ रहे हो पीरियोडिक टेबल नहीं बनता तो केमिस्ट्री गोल, तो केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का कहानी खत्म हो जाता। फिलहाल कोई ना कोई उपाय लगा ही लेता, लेकिन फिलहाल अभी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल के बिना हम लोग कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, कुछ नहीं समझ पाते। तो कृत्रिम तंत्वांतरण, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या है ये समझते हैं। तो ये प्रोटॉन से ही रिलेटेड है। ये बताया क्या गया कि अगर हम कोई एक एटम है, ठीक है, यानी परमाणु, इस एटम के अंदर न्यूक्लियस है यानी नाभिक, हम इसमें आर्टिफिशियल मेथड लगा के, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, नॉट नेचुरल, अपने आप नहीं, मतलब हम कोई एक विधि, कोई भी मेथड, और वो मेथड क्या हो तो लैब वगैरह में लोग करता ही है, साइंटिस्ट लोग, वो हम लोग तो करते नहीं, हम लोग के पास लैब ही नहीं है, पता भी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है हर एक काम के लिए। तो मान के चलो कि कोई भी है एक बंदा लैब में जाके उसके अंदर का प्रोटॉन बदल दिया। सोचो, मान लो एक एलिमेंट है नाइट्रोजन, ठीक है, इस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 7, ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसको हिंदी में बोलेंगे परमाणु मात्रक, परमाणु संख्या, ठीक है, और ये है मास नंबर, या एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, या एटॉमिक वेट भी बोला जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन आगे करेंगे, ये तो हम लोग पढ़ ही लिए प्रोटॉन में, ये इस हम न्यूट्रॉन में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या, जिसको और भी नाम से जाना जाता है, मास नंबर बोल सकते हैं जिसको द्रव्यमान संख्या बोले, या एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर तो हो गया, मास नंबर बोल सकते हैं, एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, ठीक है, एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, वापस फिर से सुनिए। मास नंबर बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं इसको, मास नंबर, और बोल सकते हैं एटॉमिक मास,
ठीक है, क्योंकि इसको एटॉमिक नंबर बोलता है, एटॉमिक मास, और बोल सकते हैं एटॉमिक वेट, यानी कि द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। एटॉमिक मास, एटॉमिक मतलब परमाणु द्रव्यमान, या एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं, परमाणु भार। ये 3 नाम से जाना जाता है इसको, और इसको सिंबल है, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है, याद रखिएगा। और ये तो द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या एक ही नाम से, एटॉमिक नंबर के नाम से जाना जाता है, जिसको जेड से इंडिकेट करते हैं। तो हमने बताया कि अभी इसके बारे में नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ो कि हमको ये टॉपिक पढ़ना है कि अगर किसी तत्व में ये जो नाभिक है, ये जो परमाणु है और इसके अंदर जो नाभिक है, ये नाभिक है नाइट्रोजन का। तो अगर नाइट्रोजन का नाभिक है तो पक्का इसके अंदर 7 गो प्रोटॉन है, ठीक है, तो 7 गो प्रोटॉन है। हम क्या किए, इसमें आर्टिफिशियल मेथड लगाए, मतलब हमने एक रिएक्शन करा, केमिस्ट्री में आपने रिएक्शन पढ़ा, क्या रिएक्शन किया कि न्यूट्रॉन में हमने हीलियम को कंबाइंड किया, ठीक है। यानी कहने का मतलब हम इसके न्यूक्लियस में एक बाहर कोई विधि लगा के, कोई मेथड लगा के, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम विधि लगा के हम इसके अंदर का प्रोटॉन का संख्या बढ़ा दे, यानी बदल दे। जैसे 7 है तो 8 कर दे, 9 कर दे, जो भी कर दे, मतलब पहले से प्रोटॉन की संख्या बढ़ा दे। खुद से सोचो, जब 7 है प्रोटॉन की संख्या तो नाइट्रोजन है, अगर हम उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 8 कर देते हैं तो अब उसका परमाणु संख्या 7 न होके 8 हो जाएगा। तो वो नाइट्रोजन थोड़े रहेगा, वो तो ऑक्सीजन में बदल जाएगा, है ना, क्योंकि 7 से 8 हो गया उसका परमाणु संख्या। और आप खुद से सोचिए कि नाइट्रोजन से जब ऑक्सीजन में बदल गया तो नाम बदल गया, है ना, यानी नाइट्रोजन अब हम उसको नहीं बोल सकते, अब उसको ऑक्सीजन बोल सकते हैं, वही परमाणु संख्या 8 हो गया। और गुण भी बदल जाएगा, प्रॉपर्टीज, क्योंकि नाइट्रोजन का अलग कैरेक्टर है, नाइट्रोजन अलग तरह का काम करता है, ऑक्सीजन अलग तरह का काम करता है। आप खुद से देखो, सांस आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन के रूप में लेते हो, है ना, लेकिन वो आप नाइट्रोजन नहीं लेते हो, तो उसका गुण कैरेक्टर भी बदल जाएगा। तो यही है आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, कि अगर हम किसी परमाणु के नाभिक में कृत्रिम विधि से, परमाणु के नाभिक में कृत्रिम विधि से हम लोग अगर प्रोटॉनों की संख्या बदल देते हैं, यानी किसी ध्यान से समझो, पहले हिंदी मीडियम वाला, परमाणु में नाभिक, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या बदल दे, कृत्रिम विधि से बदल दे, ठीक है, तो इस तत्व का गुण भी बदल जाएगा और नाम भी बदल जाएगा। देखो, नाइट्रोजन से हीलियम कॉम्बिनेशन, ये ऑक्सीजन में बदल गया और एक हाइड्रोजन दे दिया, तो ये दोनों बदल गया, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन और हीलियम से हाइड्रोजन, है ना, क्योंकि ये 7 से 8 हो गया, ये 2 से 1 हो गया, तो नाम तो बदला ही, गुण भी बदल जाएगा इसका। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा समझे तो एक एटम ले लिए, इस एटम के अंदर आपका क्या है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में आर्टिफिशियल मेथड से, इस एटम के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर आर्टिफिशियल मेथड से हम प्रोटॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, जिसके कारण से ये जो आपका पहले का एलिमेंट है ना, इसका नेम भी बदल जाएगा और इसका प्रॉपर्टीज भी यानी कैरेक्टर भी बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोला जाता है कृत्रिम तंत्रमांत्रण यानी आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। तो एक और बात समझ में आया कि प्रोटॉन का एक और खासियत क्या है। प्रोटॉन का पहला खासियत तो आप देखिए पीरियोडिक टेबल ही बनाएगा उसी के कारण से, क्योंकि एटॉमिक नंबर का जनरेशन ही इसी से होता है, परमाणु संख्या से। दूसरा इसका बड़ा खासियत है कि हम प्रोटॉन की संख्या के आधार पर हम किसी तत्व का नाम बदल दे सकते हैं, उसका गुण बदल सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा उसका कैरेक्टर बदल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोटॉन का हो गया कैरेक्टर। एक और बात समझ लीजिए, हमने प्रोटॉन का मास बताया 1.673 अप्रोक्सीमेटली 27 kg, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है जो पहले आपको आप पढ़े ही होंगे, पहले ही पढ़ा है फर्स्ट मॉडर्न फिजिक्स के लेसन फर्स्ट में, 9.11 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो आप खुद से देखो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में सबसे हैवी पार्टिकल्स कौन है, भारी कौन है, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन, क्योंकि -27 -31 में अब -27 ही ज़्यादा बड़ा वैल्यू है ना। अभी न्यूट्रॉन बाकी है, न्यूट्रॉन का कैरेक्टर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन हैवी पार्टिकल्स है। कितना हैवी पार्टिकल्स है, तो सीधा बात है, राम अगर 100 kg का है, श्याम 50 kg का है, तो राम श्याम से कितना ज़्यादा है, 2 गुना। कैसे, आप डिवाइड कर देते हो, पता चल जाता है। तो उसी तरह प्रोटॉन के मास को इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दो, इतना बटा इतना करो, रिजल्ट जो आएगा वो पता चल जाएगा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा है। तो अप्रॉक्स आपको पता चलेगा लगभग 1836, कहीं कहीं 1840 भी लिखा होता है,
लेकिन नॉर्मली ये इतना ही आता है। 1836 गुना ज़्यादा भारी है, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से एक आध दो गुना ज़्यादा नहीं, 1836 गुना ज़्यादा भारी है। कहीं का 1840 पे लिखा होता है, आप डिवाइड करके देख लो, जो आपका रिजल्ट आ गया उतना लगभग 1800 के बाहर ही आता है। मतलब इतना गुना ज़्यादा प्रोटॉन भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट वेट है, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का पार्टिकल्स है, जबकि इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में प्रोटॉन बहुत हैवी पार्टिकल्स है। तो ये सब आप चल गए। इसका डिफिनीशंस वगैरह जो है वो हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। फिलहाल आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा छोटा टर्म, क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जो कि हम आपको लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। उम्मीद है कि आप ये पूरा टॉपिक समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपने टॉपिक नहीं समझा है तो फिर आप हमको कमेंट बॉक्स में नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप पे, मेरा फ्लैश कर रहा है यहाँ पे नंबर, व्हाट्सअप नंबर, आप यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो भी आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, हम आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। और फिलहाल पढ़ते रहिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। अगर आपको पसंद आता है, नहीं पसंद है तो बात का बात है, लेकिन अगर पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। और अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा चैनल पे, तो विदाउट लिंक, हम आपको लिंक नहीं भी गिवन करेंगे, फिर भी आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, बेल आइकन घंटी की तरह होगा, देखो, वो दबाने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि इस चैनल पे वीडियो जा चुका है, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो अगर आपको ये सब करना है तो आप कर दीजिए। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। इस कोरोना जैसे महामारी में आप सुरक्षित रहिए और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, यही हम भगवान से दुआ करेंगे। और फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।